नमस्कार। नई सोच, नई दृष्टि, नए शोध, नवाचार, आविष्कार और वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, CSIR के वैज्ञानिकों ने खोज ली पैनक्रियाटिक कैंसर की दवा। अपने देश में भी होगी हींग की खेती और अब नैनो पार्टिकल्स से होगा गठिया का उपचार। पैनक्रियाटिक कैंसर, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, एक अत्यंत गंभीर बीमारी है जिससे उबरने वालों की तादाद बेहद कम है। ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि CSIR के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर की दवा खोजने में सफलता हासिल की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CSIR के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे नए तत्व का पता लगाया है जिसके शुरुआती अध्ययन में कैंसर रोधी गुण देखे गए हैं। अब केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने दवा के मानव परीक्षणों की अनुमति प्रदान कर दी है। अगले महीने से बेंगलुरु के एक अस्पताल में अग्नाशय कैंसर से ग्रस्त रोगियों पर दवा के परीक्षण प्रारंभ हो जाएंगे। संभवतः ये देश में पहला मौका है जब किसी कैंसर की दवा की खोज की गई हो। ये खोज CSIR की जम्मू स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM ने करीब 10 साल के लंबे अनुसंधान के बाद की है। संस्थान के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राम विश्वकर्मा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं संदीप भराटे, सोनाली भराटे, दिलीप मोड़े, शशि भूषण और सुमित गांधी की टीम ने ये नया तत्व खोजा है जिसे नाम दिया गया है IIIM 290। पूर्व में उनका शोध मेडिसिनल केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। IIIM के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राम विश्वकर्मा के अनुसार अब तक के सभी प्री क्लिनिकल अध्ययन सफल रहे हैं। पशुओं पर भी इसके ट्रायल किए गए, वे भी सफल रहे। पशुओं में मानव कोशिकाएं डालकर भी दवा के परीक्षण करके देखे गए हैं, जिनके बेहद अच्छे नतीजे आए हैं। अब मनुष्यों पर परीक्षण आरंभ किए जा रहे हैं। पहले चरण में मनुष्यों पर सुरक्षा ट्रायल होंगे, जिसमें शरीर पर दवा के दुष्प्रभावों को देखा जाता है। इसके बाद दूसरे चरण के परीक्षण अग्नाशय के रोगियों पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्नाशय कैंसर के उपचार की ये एकदम नई दवा है तथा CSIR इसका अमेरिकी पेटेंट भी हासिल कर चुका है। अभी तक इस कैंसर का कोई उपचार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि परीक्षण सफल रहे तो ये देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के काम आएगी। ये दवा प्राकृतिक स्रोतों से हासिल की गई है। पश्चिमी घाट के जंगलों में पाए जाने वाले एक वृक्ष सफेद देवदार की पत्तियों से इसे निकाला गया है। इसके बाद प्रयोगशाला में इसका सिंथेटिक संस्करण तैयार किया गया। इस दवा से जुड़े आंकड़ों के अध्ययन के बाद CDSCO ने भी इस कैंसर रोधी तत्व को नई दवा के रूप में मंजूरी प्रदान की है। दवा नियंत्रक की मंजूरी के बाद मानव परीक्षणों के लिए दवा का निर्माण आरंभ हो गया है। ये दवा कैसे काम करेगी, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। मनुष्य के ऊतकों में एक प्रोटीन काइनेस पाया जाता है। अग्नाशय के ऊतकों में भी इसकी मौजूदगी होती है, लेकिन कैंसरग्रस्त ऊतकों में काइनेस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। यही काइनेस प्रोटीन अग्नाशय कैंसर के लिए जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला परीक्षणों में अब तक पाया है कि नई प्रस्तावित दवा काइनेस प्रोटीन को बनने से बाधित करती है तथा उसकी सघनता को भी कम करती है। एंजाइम होते हैं बॉडी में जिनको हम काइनेज बोलते हैं, जो क्या करते हैं, एक प्रोटीन में फास्फोरस ग्रुप ऐड करते हैं। इनको बोलते हैं काइनेज। ये बहुत ज़रूरी है। इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की जो सिग्नलिंग है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो कम से कम 25-30 काइनेजेस की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे ठंडे गर्म की फीलिंग होती है, तो ये इन काइनेजेस पे हमने प्रोग्राम शुरू किया कि इनके हमें स्मॉल मॉलिक्यूल एक्टिवेटर और इनिबिटर ढूंढने। तो एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने खूब जो हमारी जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उन सब की स्क्रीनिंग की। तब जाकर के हमें एक पर्टिकुलर प्लांट हमें मिला वेस्टर्न घाट्स से। उस प्लांट का नाम है डाइसोजाइलम बाइनेक्टिफेरम। ये ट्री होता है वहाँ पर। तो उसमें से फिर हमें एक मॉलिक्यूल मिला जिसका नाम है रोहितिकीन। ये मॉलिक्यूल करीब 30 साल से मालूम है।
लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं थी कि ये इतना पोटेंट काइनेज इनहिबिटर है। ये हमने नई चीज ढूंढी। उसके बाद हमने पता किया कि जो ये मॉलिक्यूल है इसमें प्रॉब्लम है कि ये इसको हम एज ए इंजेक्शन दे सकते हैं बट एज ए टैबलेट नहीं दे सकते। तो फिर हमने 2-3 साल लगा के उसको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको मॉडिफाई किया मेडिसिनल केमिस्ट्री से, और फिर जाकर के हमें अच्छा पोटेंट कंपाउंड मिला। फिर पता चला कि जो हमारे सेल में एक तरह के काइनेज होते हैं, उनको हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस बोलते हैं, उनको ये अच्छे से इनहिबिट करता है नैनोमोलर कॉन्सेंट्रेशन में, पैनक्रियाटिक कैंसर के मॉडल में। तो उसमें वो बड़ा एक्साइटिंग डेवलपमेंट था, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक कैंसर है उसकी अभी कोई दवाई नहीं है जी, और पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को ये कैंसर अब होने लगा है। पहले नहीं था, अब ज़्यादा होने लगा है। और इंडिया में भी करीब 2 या 3 लाख लोगों को साल में ये कैंसर डिटेक्ट होता है। और फिर हमने जो हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों से डिस्कशन किया। यहाँ पर टाटा मेमोरियल कैंसर बॉम्बे का, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव का, इन सबसे बात करके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसको हमने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट इसका करना पड़ेगा। पहले पूरा स्टडी मॉलिक्यूल का एनिमल मॉडल्स पे होता है, सेफ्टी देखते हैं, उसमें एफिकेसी देखते हैं, और वो कंप्लीट करके फिर हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास गए करीब 6-7 महीने पहले, और उनसे हमने परमिशन मांगी कि हमको अब क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दी जाए। तो उन्होंने अब हमें क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दे दी है। तो हम पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट में इसका ट्रायल शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और पहला ट्रायल शुरू होगा बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में। तो वहाँ से अब ये बात हम वहाँ तक अभी हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा कि हमें उम्मीद है कि अगर हमारे क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं जी, तो ये एक अच्छा एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा जो पैनक्रियाटिक कैंसर के मैनेजमेंट में ये मॉलिक्यूल जो IIM-90 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आगे बढ़ेगा। दाल और सब्जियों में छौंक लगाने के लिए हमारे देश के हर घर में हींग का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हींग पैदा ही नहीं होती? जी हाँ, इसे विदेशों से आयात किया जाता है। नतीजा यह है कि यह बेहद महंगी मिलती है। कल्पना कीजिए यदि हमारे किसान हींग उगाने लगें तो कैसा रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IHPT ने कुछ समय पहले ईरान से हींग के पौधे मंगाकर उन्हें लाहौल स्पीति के रिबलिंग स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्र में उगाना शुरू किया। हींग का पौधा अत्यधिक सर्द तापमान में उगता है। ऐसे इलाके जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे हो और अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ज्यादा ना हो, वो हींग की खेती के लिए सर्व उपयुक्त हैं। ऐसे स्थानों को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे मरुस्थल कहा जाता है। IHPT के निदेशक संजय कुमार के अनुसार इस बाबत हिमाचल सरकार के साथ एक करार भी किया गया है, जिसके तहत IHPT टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए किसानों को हींग की पौध उपलब्ध करवाएगा, जिसके लिए पहले किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभी शुरुआत हिमाचल से की जाएगी और इसके बाद उत्तराखंड सरकार को भी संस्थान की तरफ से हींग की खेती के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। हींग जैसा महत्वपूर्ण मसाला देश में पैदा ही नहीं होता। भारत हर साल 5 अरब रुपए की हींग विदेशों से आयात करता है। ज्यादातर हींग ईरान से आती है, जो हींग का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि भारतीय किसान भी हींग उगाएं, तो किसानों के लिए ये एक नकदी फसल साबित होगी। हींग का पौधा 5 साल में तैयार होता है और इसके बाद ही ये हींग पैदा करता है। पौधों की जड़ों से हींग तरल पदार्थ के रूप में निकलती है, जिसे बाद में सुखाया जाता है। ये पूरी तरीके से औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है और भोजन में मसाले के रूप में भी हींग का तड़का खास होता है।
हींग पाचन विकार दूर करने के लिए कारगर होती है। साथ ही एक बार पौधा हींग देना शुरू करता है तो फिर कुछ साल तक लगातार हींग देता रहता है। तो इस तरह से हींग की खेती बेहद किफायती साबित होती है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। इसी तकनीक के इस्तेमाल से वैज्ञानिकों ने गठिया यानी कि आर्थराइटिस का उपचार ढूंढने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आजकल आर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या आम हो चुकी है। शारीरिक श्रम की कमी, प्रदूषण और बढ़ती उम्र के चलते गठिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा आम है। इसमें हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, साथ ही सूजन भी आ जाती है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने आर्थराइटिस के रोगियों की समस्या दूर करने का एक अनूठा प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने काइटोसन, जो कि एक प्रकार का बायोपॉलीमर होता है, उसके संयोग से नैनो पार्टिकल तैयार किया। इसे जिंक ग्लूकोनेट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। शोध में पाया गया कि ये नैनो पार्टिकल मिश्रण रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तीव्रता को कम करने में कारगर निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी व्यक्ति में जिंक तत्व की कमी होती है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रस्त हो जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी इज कमिंग अप इन अ बिग वे और नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारे जो स्पेशलिटीज़ हैं उनमें काफ़ी मरीजों को सुविधाएं हुई हैं। डायग्नोस्टिक्स भी अवेलेबल हैं, थेराप्यूटिक्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो आर्थराइटिस का एरिया है, और अगर आर्थराइटिस तो एक लेमेन टर्म्स हो जाता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ये रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस होते हैं जिसमें कि मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस होते हैं और मोर देन 200 कंडीशंस होते हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। और इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है ऑटो इम्यून आर्थराइटिस की कैटेगरी में। तो ज़्यादातर जो नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में डेवलपमेंट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ दीज आर्थराइटिस कंडीशंस, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ट्राई किया गया है। और मैं कहूँगी कि ये एक ज़रूरत है, क्योंकि जितने दवाएं अवेलेबल हैं आज की डेट में, तो उन दवाओं के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और वो कुछ दवाएं रोज़ लेनी पड़ती हैं, कुछ वीकली लेनी पड़ती है। तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अगर दवा की डोज कम की जा सके या फिर 2 डोजेस के बीच का जो इंटरवल है वो बढ़ाया जा सके, यानी कि मेडिसिन सर्कुलेशन में बहुत लंबे समय तक रह सके, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी फॉर पेशेंट्स। वैसे तो जिंक के कई ओरल सप्लीमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन ये पाया गया कि इनसे शरीर में जिंक की कमी दूर नहीं हो पाती। इसीलिए नैनो पार्टिकल के जरिए जिंक की उपलब्धता को बढ़ाने की ये नैनो तकनीक कारगर पाई गई। अनुसंधानिका के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।